बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसको कमतर मत आंकिए, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार नहीं करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दिन भर में अगर आपसे बन सके तो 400-500 प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करिए। और जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने 8 महीनों 1 साल के अंदर में जो आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ रिवाइज ही करिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी करेंट जो 70 बीपीएससी के लिए है वो टारगेटेड हम लोग कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की वैल्यू भी आपको पता होगा कितना पूछा जाता है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से और करंट अफेयर्स के बगैर बीपीएससी को कंप्लीट करना यानी कि पीटी को फाइट करना असंभव है। इसीलिए अभी 3 घंटे रोज भी अगर आप देते हैं तो आपका करंट अफेयर्स मतलब एग्ज़ाम तक अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी सिलेक्टेड कर रहे हैं एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। पेपर पढ़े होंगे और प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़े होंगे, क्रॉनिकल पढ़े होंगे, बहुत सारा मैगजीन पढ़े होंगे, है ना, तो आपको पता ही होगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन हो जाता है। 11 नंबर सवाल है, 16वां वित्त आयोग का गठन, 16वां वित्त आयोग का गठन, 16वां वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में की गई? निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में किया गया? कौन सा? 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में किया गया? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में इन्हीं की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ। 16वां वित्त आयोग का गठन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में किया गया। आंसर इसका डी हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं और 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था। इसे 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल आरंभ होता है अप्रैल 2026 से। अगले 5 वर्षों तक यह होगा। अगले 5 वर्षों तक 16वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल है अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक यह होगा। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। पूछा जाता है अध्यक्ष पनगड़िया के बारे में पूछे या ना पूछे, लेकिन इस आयोग का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया। इतना याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ अन्य सदस्य है, सदस्यों में भी नाम जरूरी है याद रखना। अजय नारायण इन्ना हो जाएंगे, सौम्या कांति घोष हो जाते हैं, उसके बाद एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा हो जाएंगे। बस इतना फैक्ट याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, इसके सचिव जो हैं ऋत्विक रंजनम पांडे और अन्य सदस्यों में अजय नारायण है ना झा हो जाएंगे और सौम्या कांति घोष हो जाते हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हो जाते हैं और मनोज पांडे हो जाएंगे। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। और ये 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो पनगड़िया हो जाएंगे, सचिव के बारे में पूछेगा तो रंजनम पांडे हो जाएंगे, अन्य सदस्यों के बारे में पूछे अजय नारायण झा है, सौम्या कांति घोष है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है और मनोज पांडा है। ये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र क्या हुआ? जारी किया गया है। यह जारी किया गया है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर, चलिए इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। इसका आंसर केवल एक हो जाता है, नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया
और इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा आंकड़ा? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो 2015 से 16 चला और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2019 से 21 के आंकड़ों का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न जब पूछे तो समझिए कि इसमें ज़्यादा ही कुछ मांग रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स उन्हीं लोगों का सबसे अच्छा होता है जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि 30 में हम 28, 27, 26 बना लें, तो उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने का, 8 महीने का डेली आपको 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। अगर आप पढ़े हैं तब तो आपके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग मैगजीन रट रट के पूरा कंप्लीट किए होंगे 1 साल का, उनसे बेहतर करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का होता है। जो लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, रोज़ नोट डाउन करते हैं, उनका सबसे अच्छा करंट अफेयर्स होता है। पीटी ही नहीं बल्कि उनकी तैयारी मेंस की भी हो जाती है। न्यूज़पेपर से लगभग 40 से 50% तैयारी होता है मेंस का। चलिए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था, है ना। 13 नंबर ध्यान से, ठीक है। 13वां प्रश्न कहता है कि 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो है 19 और 20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। इसीलिए क्रम याद रखना जरूरी है। क्या है? 18वां, पहले ही गलत हो रहा है ना। तो 19 और 20 जनवरी को युगांडा की कंपाला में इसकी आयोजन किया गया। उसके बाद यहाँ पे कहता है 13 नंबर यहाँ पे कहता है कि तुर्कमेनिस्तान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। क्या किया? इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। सबसे पहले कहा कि 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 19 और 20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ। फिर कहता है कि तुर्कमेनिस्तान के बाद युगांडा ने वर्ष 27 तक के लिए इसकी अध्यक्षता को क्या किया? ग्रहण किया। आंसर जब हम लोग देखेंगे तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2। तो चलिए क्या सही है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, लेकिन क्रम में कितना दिया था? 18 दिया था, इसलिए गलत हो गया। 19वां, इसलिए क्रम याद रखिए, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी 2024 को युगांडा का राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। अजरबैजान के बाद, अजरबैजान का राजधानी बाकू है, आपको पता ही होगा, है ना। अजरबैजान के बाद युगांडा ने 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। अजरबैजान के बाद कौन? युगांडा। युगांडा ने 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। किसका? नाम का। इसका थीम क्या है? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसका थीम है। थीम भी अक्सर पूछे जाने लगे हैं। थीम किसका है? 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का थीम साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, जिसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुआ था। इस नाम की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुआ था, जबकि इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित बाडुंग सम्मेलन से हुआ था। बाडुंग सम्मेलन से हुआ था 1955 में। इसकी स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी स्थापना में, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य भारत भी है, तो इसकी स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नुक्रमाहे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? भारत। नेक्स्ट यूगोस्लाविया, नेक्स्ट मिस्र के बाद क्या है? इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया के बाद क्या है, घाना। इनके जो प्रमुख हैं, इन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस नाम में निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। 14 नंबर सवाल। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर 2023 जारी की गई है और यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किन वर्ग समूह के बच्चों पर केंद्रित है, किन समूह के वर्ग के बच्चों पर यह केंद्रित हो जाएगा। तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर, है ना, यह जो है केंद्रित हो जाता है। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया और ये रिपोर्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा जा रहा है कितने वर्ष के आयु के बच्चों पर यह केंद्रित है, 14 से 18 वर्ष हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएगा, 14 से 18 वर्ष है। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 जारी की गई और यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनके बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता व कौशल पर चर्चा किया गया है। कितने वर्ष के, 14 से 18 वर्ष के। असर 2023 में 26 राज्यों के 28 जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जो 14 से 18 आयु वर्ग के 34,745 युवाओं तक पहुंचता है। 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। इन्हीं पर यह सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 15 नंबर सवाल है। 15 वर्ष 2024 को निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2024 को निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव संसाधन विकास और अनुसंधान का वर्ष घोषित किया गया है। तो वर्ष घोषित किया गया किसको, बी आंसर हो जाएगा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को घोषित किया गया है। इसको भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को घोषित किया गया, इरेडा को घोषित किया गया है, इस वर्ष का घोषणा किया गया है। इसको आंसर क्या है, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा द्वारा 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि इरेडा ने वर्ष घोषित किया है, किसको घोषित किया, तो मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है ना। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1987 में किया गया था। इसकी स्थापना 1987 में किया गया था और इरेडा के मुख्य प्रबंध निदेशक जो हैं प्रदीप कुमार दास हो जाते हैं। इरेडा के मुख्य प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास हो जाएंगे और इरेडा का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। इरेडा का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। इसकी स्थापना 1957 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वियना हो जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय टोरंटो है। कनाडा और टोक्यो जापान और भारत भी IA का सदस्य हो जाता है। इसकी स्थापना के समय से ही इसके बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स में ये लोग शामिल थे। ये लोग शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है, इसे कम से कम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को किया था। 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया गया भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग से, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और यह गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। इसे कम से कम याद रखिएगा, है ना, जुबान पे याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 16 नंबर सवाल है,
डीआरडीओ द्वारा विकसित VSA विसोराड्स, है ना, पूछा जाता है ये है क्या, यह क्या हो जाता है? तो भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली हो जाता है, VSHORADS, है ना। ये क्या हो जाएगा? भारत की, आंसर हो जाएगा भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली हो जाएगा, इसका आंसर यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहते हैं कि डीआरडीओ ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, है ना, जिसका नाम क्या है, विसोराड्स, विकसित किया। इससे विमान रोधी युद्ध और कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है ना। 28 और 29 फरवरी 2024 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सोराडस मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण जो है वो किए गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डीआरडीओ के बारे में क्या कहता है। यानी कि यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। 26 अगस्त 2022 को इन्होंने पदभार संभाला, है ना। इसकी स्थापना 1958 में किया और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की क्या है, एक एजेंसी हो जाता है। कौन? डीआरडीओ, और जिसकी अध्यक्ष अभी डॉक्टर समीर वी कामत हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना, है ना, रेडियो टेलीस्कोप परियोजना स्काउ, इसमें है जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, इसमें कौन सा देश, स्काउ में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है। यानी कि सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में, सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में कौन सा देश शामिल हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत है इसमें शामिल हुआ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। VVI है, इसे याद रखिएगा। भारत सरकार के 1250 करोड़ रुपए मंजूरी के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हो गया है। कौन? भारत शामिल हुआ है। स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी परिषद ने फरवरी 2021 में विश्व के सबसे बड़े अपने रेडियो टेलीस्कोप दूरबीन की सहायक स्थापना के लिए मंजूरी दी है, जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, स्थित है। इस बहुराष्ट्रीय परियोजना में 16 से ज़्यादा देश शामिल हैं। सदस्य देशों में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, भारत है, इटली है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन है, नीदरलैंड है और यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, VSR आरोग्य श्री योजना के तहत, VSR आरोग्य श्री योजना के तहत वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा को 5 लाख से किस सीमा तक बढ़ा दिया गया है? 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 लाख से बढ़ा करके इसको 25 लाख रुपए कर दिया गया है। आरोग्य श्री योजना के तहत इसको 5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है, यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा VSR आरोग्य श्री योजना के तहत वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल्ला नज़ीर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, आंध्र प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू जो 12 जून 2024 से गवर्नमेंट में है, और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है माई इंडिया के मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को टेप करने वाला पहला राज्य बना है। वो पहला राज्य कौन हो जाएगा? वह पहला राज्य कौन हो जाता है? इम्पोर्टेंट आपके लिए। माई इंडिया के मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को टेप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाता है। आंसर इसका B होगा, पंजाब हो जाता है। पंजाब। माई इंडिया के
मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को टैप करने वाला पहला राज्य पंजाब है। इसकी घोषणा 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं डीजीपी, जिनका नाम है गौरव यादव, द्वारा किया गया है। इसको गौरव यादव द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 20 नंबर सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 450 रुपया सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। दूसरा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत पर्यावरण लेबल का ब्रांड नाम प्रमाण दिया गया है। नेक्स्ट हमारा ये जो कथन है वो देखिए, प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण के लिए 50 विजेताओं का चयन किया गया है। 50 विजेताओं का चयन किया गया है। सिर्फ इसमें देखा जाए तो केवल एक कथन जो है यह गलत है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल एक जो कथन है वह गलत है, बाकी सब सही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, कथन कारण वाला जरूर बनाइएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीरगाथा के तीसरे संस्करण के लिए 100 विजेताओं का चयन किया गया। 100 विजेताओं का। जब इस तरह से फैक्ट दे तो कम से कम याद रखिएगा, 1-2 बार अपने दोस्तों के बीच में चर्चा करिए, फिर आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 450 रुपया सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा किया गया है। और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत पर्यावरण लेबल का ब्रांड नाम जो है ये प्रमाण हो जाता है। प्रमाण, ये ब्रांड नाम है प्रमाण, है ना। तो ये सब करंट अफेयर्स का बहुत सारा डाटा भी हम लोग बहुत बेहतरीन हम लोग डाटा के साथ भी उपस्थित होंगे। अभी जो है ना, इस सेशन में आपको सब कुछ मिलेगा। आपके खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको राष्ट्रीय से रहते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय से रहता है, उसके बाद जो भारत का करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपके पास बिहार का जो करंट अफेयर्स है कम से कम 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्नों में 12, 13, 14 ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसको कमतर मत आंकिए, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार नहीं करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दिन भर में अगर आपसे बन सके तो 400-500 प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करिए। और जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने 8 महीनों 1 साल के अंदर में जो आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ रिवाइज ही करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट 100% होता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।